देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पर। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर है दिल्ली से जुड़ी। जी हां, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है जिसमें 15 गारंटियां दिल्ली वालों को दी गई है। क्या है ये 15 गारंटियां, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है उत्तराखंड से जुड़ी। जी हां, उत्तराखंड के लिए आज बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से उत्तराखंड में लागू हो चुका है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आखिर इसके लागू होने के बाद में क्या होंगे बदलाव और क्या है प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है जेपीसी से जुड़ी। जी हाँ, वक्फ को लेकर जो जेपीसी की बैठक हो रही है उसमें एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। तो आखिर क्यों है यह हंगामा, क्या है इस हंगामे के पीछे वजह, बताएंगे विस्तार से आपको। और साथ ही बात करेंगे इन तीनों प्रमुख खबरों को लेकर। और इसी के साथ चलिए कर लेते हैं शुरुआत सबसे पहली खबर के साथ, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख अब जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही सियासी तापमान भी चढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियों में जुटी हैं, अपने अपने पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील दिल्ली की जनता से कर रही हैं और साथ ही तमाम वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 15 गारंटियों का ऐलान किया है। क्या है वो 15 गारंटी, बताएंगे आपको। लेकिन इसके साथ ही उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इसमें बीजेपी की तरफ से भी कई सारी जो संकल्प पत्र है वो जारी किया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 गारंटियों को लेकर कि 5 साल में 15 गारंटी की बात कही गई है। गारंटी नंबर 2 है जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, ये गारंटी दी जा रही है। साथ ही गारंटी नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बुजुर्गों से जुड़ी ये गारंटी, जिसमें कहा गया कि बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो यह है तीसरी गारंटी। गारंटी नंबर 4 जिसमें कहा गया कि पानी के गलत बिल जितने भी हैं वो सब दिल्ली वालों के माफ किए जाएंगे, जो भी गलत बिल दिल्ली वालों का है। गारंटी नंबर 5 है 24 घंटे साफ पानी दिल्ली वालों को मिलेगा। हालांकि इस वादे में कितनी सच्चाई है ये दिल्ली वाले बेहतर जानते हैं। वहीं गारंटी नंबर 6 है यमुना को साफ किया जाएगा। तो यमुना साफ करने का एक बार फिर से ये वादा किया गया। साथ ही गारंटी नंबर 7 अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लाई जाएगी जिससे कि छात्र छात्राओं को सीधे तौर पर फायदा होगा। इसके साथ ही गारंटी नंबर 8 है जहां छात्रों को फ्री बस का सफर मिलेगा। छात्र छात्राएं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बस का फ्री सफर होगा। गारंटी नंबर 9 है पुजारी ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कही गई है, ये गारंटी दी गई है। इसके साथ ही गारंटी नंबर 10 की अगर हम बात करें तो सड़कों को शानदार बनाया जाएगा। सड़कों की मरम्मत की बात इस गारंटी के जरिए कही गई है। इसके अलावा गारंटी नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें है कि ऑटो वालों के लिए बीमा हो गया, यानी कि गारंटी नंबर 11 जो है वो ऑटो वालों के लिए खास तौर पे है, उनके लिए बीमा किया जाएगा उनका। गारंटी नंबर 12 है गरीबों के लिए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। दिल्ली में जितने भी गरीब हैं उनके लिए राशन कार्ड बनेंगे, ये गारंटी नंबर 12 में इसका जिक्र है। गारंटी नंबर 13 है महिलाओं को मुफ्त यात्रा जो अभी मिल रही है वो जारी रहेगी। तो गारंटी नंबर 13 महिलाओं के नाम रही। और गारंटी नंबर 14 है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली जो कि दिल्ली वालों को अभी मिल रही है वो भी जारी रहेगी, तो इसका भी जिक्र किया गया। इसके साथ ही जो आखिरी गारंटी नंबर 15 उसमें है छात्रों को मेट्रो में 50% छूट दी जाएगी। यानी कि दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये तमाम वो 15 गारंटियां, ये तमाम वो वादे हैं जो दिल्ली वालों से किए गए हैं आम आदमी पार्टी के जरिए।
इसके साथ ही वादों से होड़ मची हुई है रिझाने के लिए दिल्ली वालों को। कौन कितना रिझाने में कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताए, लेकिन किस तरीके के वादे हैं वो आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,500 रुपए पेंशन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज हम मुहैया कराएंगे, दिल्ली के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं। इसके साथ ही अगले वादे की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा की बात कही गई। आम आदमी पार्टी कह रही है स्टूडेंट्स को लेकर कि जो मेट्रो का किराया है वो 50% होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो जारी रहेंगी। पानी और बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त दिल्ली वालों को कौन कितना रिझा सकता है, कौन कितना लुभा सकता है, इसको लेकर इस वक्त कंपटीशन चल रहा है। हालांकि 5 तारीख को मतदान होना है, उसके बाद में नतीजे आएंगे 8 तारीख को, और 8 तारीख को साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली वालों ने किसके वादों पर, किसके दावों पर भरोसा जताया है। इंतजार है 8 तारीख का, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता और धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र आपके पास में आना चाहेंगे। दिल्ली के अंदर तमाम वादों और दावों की झड़ी तो लगी हुई है, तमाम राजनीतिक दल जो है रिझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, दिल्ली वालों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले हैं ये सब जानते हैं, ये पब्लिक है ये सब जानती है। अमरेंद्र। कृतिका देखिए, दिल्ली के दंगल में 699 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 5 तारीख को ईवीएम में कैद कर देगी दिल्ली की जनता। और ऐसे में सभी पार्टियां इस वक्त बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रचार मैदान में है, और पार्टियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रखने के लिए। ऐसे में सभी पार्टियां कुछ ना कुछ घोषणा पत्र जारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को 3 भागों में देखें तो उनके संकल्प पत्र में यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी मानी गई है, और दिल्ली में सत्ता आती है तो उनको वो जो संकल्प है उनको पूरा करेंगे। लेकिन मैं एक आज के जो घोषणा पत्र की बात करूं, इसका कृतिका पंच नंबर 1 देखिए। जब केजरीवाल अपनी 15 गारंटियां दे रहे थे तो उन्होंने मंच से इस बात को कहा कि मैं अभी तक दिल्ली को साफ पानी, साफ हवा और यमुना को साफ नहीं कर पाया हूं, यह मेरी नाकामी है और मैं नहीं, पूरी पार्टी चाहती है और मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को यह सुविधा मिले। तो बड़ा सवाल पैदा होता है कृतिका कि आखिर 11 सालों से आपकी सरकार थी, आप कहां गए थे और आपने अभी तक जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए क्या किया, यह बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल देखिए, इन्होंने जिस तरह से कहा है कि हमारी सरकार आती है तो महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे। अरे भाई, ये भी बता देते ना कि पंजाब में आपकी सरकार थी, तो आखिर क्या वजह हुई कि 3 साल से उन महिलाओं को जो उनका सम्मान जो आपने घोषणा की थी उनको आपके घर के आगे आके प्रोटेस्ट करना पड़ा और अभी तक उनके खाते में 2100 रुपए नहीं आए। ये वादा तो आप पहले से भी कर रहे थे, तो जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? पानी के बिल आधे माफ होंगे ये आप कह रहे हैं, तो पानी का बिल भी तो आप ही दे रहे हैं ना। जब आप वादा कर रहे हैं मूलभूत चीजों के लिए कि पानी, बिजली, सड़क तीनों देंगे, तो पानी के बिल आपकी सरकार आने के बाद माफ करेगी। इससे पहले आपने क्या किया? यमुना को साफ करने का संकल्प आपने लिया था। आप जब राजनीति में आए थे और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मूवमेंट में आए थे, आज भ्रष्टाचार के सबसे बड़े दाग आपके दामन पर है। और यमुना तो एक संकल्प है, हमारी आराधना है, हमारी आस्था है, उसके लिए आपने अभी तक क्या किया? क्यों नहीं? अगर हम देखिए तो ये जो 15 गारंटियों में कई सारी बातें, कई सारे वादे, या यूं कहें कि गारंटी जो है वो वही है जो पहले पिछले चुनावों में थी, जो वादे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बावजूद पूरे नहीं कर पाई है, और इसीलिए कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। धीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त बने हुए। धीरज, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार वादों पर वादे कर रही है और कई सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी भी तमाम दावे और वादे कर रही है। किस तरीके की होड़ मची हुई है हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। आप क्योंकि जमीनी स्तर पर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से सामने आती हैं? धीरज, देखिए, दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें तो वायदे तो सारी पार्टियों ने की है। आम आदमी पार्टी को अगर हम कहें तो उसने भी चुनावी वायदे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार वायदों की होड़ लगाई है, और कांग्रेस को लगता है कि हमारी ज़मीन इस बार मुझे फिर वापस नहीं मिलने वाली है, तो कांग्रेस ने इन सारी पार्टियों से बढ़ चढ़ कर जनता के बीच वायदा किया है।
कुछ ऐसे वायदे हैं जो कि पुराने हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो 6 रेबड़ियाँ हैं, जो 6 रेबड़ियों की बात कही थी, वो 6 रेबड़ियाँ उनकी जारी है और उन्होंने कहा कि ये तो जारी रहेगी। और इसके अलावा जनता के साथ 15 गारंटी भी उन्होंने ले ली है, 15 गारंटी हम पूरा करेंगे। और जो सबसे प्रमुख बातें ये हैं कि उन्होंने साफ तौर पे दिल्ली की जनता को एक तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ये अगर वायदे आपको मिलते हैं, अगर इन वायदों से अगर आप छूट जाते हैं तो आपको 25,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा प्रत्येक महीने। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि एक तरीके से एक तबका है मिडिल क्लास का तबका, मिडिल क्लास का तबका आम आदमी पार्टी से खिसकने के मूड में है या वो सत्ता बदलने के मूड में है। तो अगर हम आम आदमी पार्टी के वायदों की बात करें तो एक प्रकार से मिडिल क्लास जो कि 50,000 से 1 लाख रुपये के बीच जो सैलरी पे कमाने वाले लोग हैं या व्यापारी वर्ग हैं, तो उनको एक तरीके से अपने वायदों में साधने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी के वायदों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उनका जो 27 साल का जो सूखा है उसको अपने वायदों के जरिए एक तरीके से और एक वायदों के जरिए आम आदमी पार्टी की जो साख जो वायदों के जरिए है उन वायदों को करके और उनकी साख को किसी तरीके से घटाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वायदे पूरे नहीं हो पाए बीते 11 सालों में, उन वायदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से करारा चोट आम आदमी पार्टी पर किया है। बिल्कुल। और ये दिखाने की कोशिश की है कि दिल्ली में अगर यमुना साफ नहीं हुई, दिल्ली में अगर जो कह सकते हैं कि लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिला, दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, तो दिल्ली के लोगों को अगर स्वच्छ हवा नहीं मिली तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है, ये सवाल इस वक्त हर कोई उठा रहा है। खासतौर पर जो दिल्ली वाले हैं उनके जहन में सबसे बड़ा यही सवाल है कि अगर पिछले 10 सालों में आप नहीं कुछ कर पाए तो अगले क्या गारंटी कि अगले 5 साल में ये वादे पूरे होंगे। हमारे साथ में अमरेंद्र लगातार बने हुए हैं। अमरेंद्र, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रही है और 2 बार से जो खाता कांग्रेस का नहीं खुला उसे खोलने की कोशिश में। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी 70 की 70 सीटें हैं। अमरेंद्र, कृतिका, दिल्ली के दंगल में एक यही बड़ा पंच है कि कांग्रेस जो है अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है और जो कांग्रेस ने सबसे बड़ा वादा किया है कि 2013 से पहले जो दिल्ली थी, यानी कि शीला दीक्षित, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, तो उस वक्त का जो विकास का मॉडल था उसी विकास के मॉडल को हम दिल्ली में लागू करेंगे। और कांग्रेस इसी जमीनी हकीकत के साथ जनता के बीच में और जनता को प्रभावित कर रही है। ये कृतिका सच्चाई है। जनता जो स्लम्स की जनता है, जो जिन्होंने शीला दीक्षित के कार्यों को देखा, किस तरह से विकास का एक मॉडल खड़ा किया, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो 3.5% उनका वोट बैंक है उसको 12-13% करने के लिए लगातार जनता के बीच में है। और उनका एक बड़ा मुद्दा इस वक्त है कि वो कहीं ना कहीं जनता में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होंगे और यही एक बड़ा पंच है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसमें जनता किसके साथ जाती है इसका फैसला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने भी खुला मैदान है। लगातार काफी सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल की आम आदमी पार्टी की नाकामियों को मुद्दा बनाया और डोर टू डोर जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अमरेंद्र, कहीं ना कहीं मुद्दे इस वक्त कई सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उनसे राजनीतिक दल काफी दूरी भी नजर आ रही है। और मुद्दे अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो मुद्दे 10 साल पहले थे वही मुद्दे इस बार फिर से नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र और धीरज, आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर है उत्तराखंड से जुड़ी। जी हां, उत्तराखंड में आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक हो चुका है। जी हां, आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है और इसी के साथ यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य भी बन गया है। यूसीसी लागू होने के साथ ही इसका पोर्टल आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। उत्तराखंड में अब से सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होंगे और दायित्व सुनिश्चित होंगे। ये कानून व्यक्तिगत मामलों जैसे कि शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत, ऐसे तमाम चीजों से जुड़े हुए मामलों में एक समान नियम सभी के लिए लागू करते हैं। इसके साथ ही पूरे राज्य में हलाला प्रथा अब खत्म है और बहुविवाह पर भी रोक लग चुकी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए अब रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी कर दिया गया है, यानी कि अनिवार्य है।
यूसीसी के लागू होने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन साथ ही यूसीसी लागू होने के बाद क्या क्या बदला वो भी बताएंगे आपको। अपने संवाददाता से भी करेंगे चर्चा, पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बदली तस्वीर उत्तराखंड में, क्योंकि आज से यूसीसी हो चुका है लागू। तो कैसे तस्वीर बदली, सबसे पहले उन पे ग्राफिक्स पे डालते नजर। तो सबसे पहले शादी के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो अब अनिवार्य कर दिया गया है। यूसीसी के जरिए किस तरह से उत्तराखंड में ये तस्वीर बदली है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी धर्मों के लिए तलाक का जो एक समान कानून अब है, कहीं ना कहीं हम देखें सूबे में बहु विवाह पर भी रोक अब इसके बाद लग चुकी है यूसीसी लागू होने के बाद में। और उत्तराखंड जो वो पहला राज्य बन चुका है यूसीसी लागू करने वाला है। इसके साथ ही सभी धर्मों की लड़कियों के लिए जो शादी की उम्र जो अभी तक अलग अलग होती थी वो अब एक ही होगी, यानी कि 18 साल की ये उम्र रखी गई है। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। आप किसी भी धर्म से क्यों ना जुड़े हुए हो, आपके पास में बच्चे को गोद लेने का अधिकार रहेगा। इसके साथ ही हलाला जैसी प्रथा को बंद कर दिया गया है अब उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के साथ ही। इसके अलावा लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी की बात भी यूसीसी के जरिए हम देख सकेंगे उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना भी अब अनिवार्य हो चुका है उत्तराखंड के अंदर, यानी कि अगर लड़का और लड़की आपसी रजामंदी के साथ अगर एक साथ रह रहे हैं बिना शादी किए तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कानून से शेड्यूल ट्राइब को पूर्ण रूप से बाहर रखा गया। पूजा पद्धति और परंपराओं से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि यूसीसी को लेकर इसी तरीके के तमाम आरोप लग रहे थे कि पूजा पद्धति को बदला जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वसीयत, उत्तराधिकारी मामलों का निपटारा समान कानून के तहत अब किया जाएगा। इसके अलावा संपत्ति उत्तराधिकार मामलों में सभी धर्मों के लिए अब समान नियम होंगे। आप किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, लेकिन नियम जो है अब सभी के लिए समान होंगे। और इसी के साथ में अब क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का वो आपको सुनाते हैं। 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष एक घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है और कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। तो उत्तराखंड में आज का दिन बेहद ऐतिहासिक और बेहद अहम, काफी बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। क्या कुछ बदलाव हुए वो हमने आपको बताया, लेकिन इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करेंगे। अंकित, एक बड़ा बदलाव उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया गया और क्या कुछ जमीनी स्तर पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, कैसी प्रतिक्रिया है आम जनता की तरफ से? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक में रचने वाली ये तारीख है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से बने हैं। इसके अलावा राज्य के 5 अन्य और जो व्यक्तियों ने तुरंत इस पोर्टल के खुलते ही अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराया है और निश्चित ही आम जनमानस में इस यूसीसी को लेकर के काफी उत्साह है। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है, वो मुख्यमंत्री के इस पहल को काफी सराहनीय बता रहे हैं। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद हमें उत्तराखंड में जो यूसीसी है वो लागू होने जा रहा है। सरकार ने भी ये कोशिश करी कि इस तारीख को ऐतिहासिक बनाते हुए हर वर्ष समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया है। सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति के पास जो है समान कानून हो और इसी के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता को आज उत्तराखंड में लागू किया गया है और आजाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बनने वाला है और हमें लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा और उत्तराखंड का ये जो यूसीसी कानून है ये देश के लिए एक बड़ा नजीर के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन साथ ही अंकित, अगर हम देखें तो यूसीसी को लेकर जब चर्चाएं हो रही थी, तमाम बैठकें हो रही थी, जब यूसीसी को लाने की तैयारी उत्तराखंड के अंदर हो रही थी, तो विपक्षी दलों की तरफ से तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे थे, खास तौर पर धर्म को लेकर और धर्म के मानने वालों के बीच में कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे कि इससे आपका धर्म को नुकसान पहुंचेगा, पूजा पद्धति को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अब जब यूसीसी का पूरा ड्राफ्ट बनकर तैयार होने के बाद में अब ये हम सभी के सामने है, इससे कहीं ना कहीं कई सारी चीजें अब साफ हो चुकी हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, विपक्ष की ओर से लगातार इसके लागू होने को लेकर के संशय सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी इस बात को लेकर के अडिग थे कि वो राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। और यही वजह है कि करीबन भली हमें एक समय काफी लगा हो इस संहिता को बनाने में, लेकिन निश्चित ही उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2022 में यूसीसी लागू करने की घोषणा करी थी, उसको लागू किया गया है आज से। विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि एक तो जो इसमें पोर्टल में कुछ एक जो शब्द हैं उसको लेकर के आपत्ति है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये केंद्र का विषय है, संवैधानिक कुछ बाधाएं हैं, इस तरीके की बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। साथ ही विपक्ष को यह भी चिंता है कि यदि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो निश्चित ही इस पर इसके लागू होने को लेकर के संशय खड़ा हो सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि संविधान के आधार पर ही सरकार ने इस यूसीसी का गठन किया है, यूसीसी की संहिता को प्रदेश में लागू किया गया है। और इसके साथ ही साथ विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा था कि कुछ अनुसूचित जनजातियों को इसमें इसके दायरे से दूर रखा गया है, ऐसे में इसे समान नागरिक संहिता नहीं माना जा सकता। इस तरीके की बातें विपक्ष की ओर से लगातार उठाई गई, लेकिन बावजूद इसके अब राज्य हम देखें अंकित तो कई सारी अफवाह फैलाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं सभी अफवाह फैलाने की जो कोशिश है वो नाकामयाब साबित हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि वक्फ बिल पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक जारी है, जिसमें रिपोर्ट तैयार करने के लिए आए सुझावों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही विधेयक पर खंडवार चर्चा भी होगी। दरअसल जेपीसी को अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के पहले हफ्ते तक सदन के पटल पर रखनी है। हालांकि इससे पहले पिछली बैठक की अगर हम बात करें तो काफी हंगामा उस दौरान हमें देखने को मिला था, जिसमें 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के जेपीसी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि वक्फ पर बनी ये समिति ने कई सारी बैठकें की हैं और साथ ही कई राज्यों का दौरा भी किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अवैध कब्जों जैसी समस्याओं का समाधान करना है। अब इसमें संपत्तियों का डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध कब्जे को हटाने के लिए कानूनी तंत्र विकसित करने जैसे सुधार इसमें प्रस्तावित है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। तो वक्फ को लेकर जेपीसी की ये बैठक है और जेपीसी की बैठक में आज क्या कुछ हुआ है सबसे पहले वो आपको बताते हैं, जहां वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की ये अहम बैठक हुई और सत्ता पक्ष के 22 संशोधन इसमें पारित किए गए। सत्ता पक्ष की तरफ से जो संशोधन जो प्रस्ताव दिए गए वो पारित किए गए। विपक्ष के सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया है। आज क्या कुछ अपडेट्स है वो आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि विपक्ष ने संशोधन के लिए 44 संशोधन पेश किए थे विपक्ष की तरफ से, जिसको लेकर जेपीसी बैठक में आज भी हंगामा देखने को मिला है। हालांकि इससे पहले जो आखिरी बैठक हुई थी उसमें भी काफी हंगामा था और अब आज के बाद ये बैठक 29 जनवरी को होगी और 29 जनवरी के बाद में आपको बता दें कि हंगामे के चलते 24 जनवरी की बैठक को स्थगित कर दिया गया था। अब अगली बैठक होगी 29 जनवरी को और उसके बाद में इसे प्रस्तावित इसको सीधे तौर पर हम देखें तो जो रिपोर्ट है वो बजट सत्र में पेश की जाएगी। इसके अलावा हम देखें तो अब कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। राजेश, तमाम अगर हम देखें तो जेपीसी की इस बैठक में एक के बाद एक हंगामे देखने को मिल रहे हैं। पिछली बैठक में भी हंगामा हमने देखा और आज जो ये बैठक हुई है वो भी हंगामेदार रही। बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछली बैठक में आपने देखा कि वक्फ के लिए जो जेपीसी की बैठक है वो बैठक इतनी हंगामेदार रही कि 10 सदस्यों को जो चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने बैठक से एक दिन के लिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको निलंबित कर दिया था। और आज की बैठक की बात करें तो आज की बैठक भी हंगामेदार रही है, लेकिन बैठक खत्म हो चली है। जो जानकारी मिल रही है कि वो मीटिंग खत्म हो गई है। कुल 44 क्लॉज जो हैं वो 44 क्लॉज पर परत दर परत उस पर चर्चा की गई और 16 जो हैं वो एनडीए के सांसद उसमें बैठक में मौजूद थे और 10 विपक्षी सदस्य जो थे उस बैठक में मौजूद थे। 16 जो सत्ताधारी पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने पूरी तौर पर मसौदे का उन्होंने समर्थन किया है और
जो जानकारी मिल पा रही है, चूँकि भीतर तो मीटिंग में ना कोई जर्नलिस्ट अलाउड होता है, ना कैमरा भीतर जा पाता है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जो भी संशोधन पेश किए गए हैं उनको जेपीसी ने स्वीकार कर लिया है। विपक्ष के द्वारा जो भी संशोधन पेश किए गए हैं उनको अस्वीकार किया गया है। अगली बैठक 29 जनवरी को होगी और उस बैठक के दिन वो बैठक आखिरी बैठक होगी और उस बैठक में जो तैयार किया गया है ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट, ये जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 500 पेज से ज़्यादा का ये ड्राफ्ट होगा और उसको उस दिन जेपीसी उसे अडॉप्ट कर लेगी, स्वीकार कर लेगी, क्योंकि संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में ही इस ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखना है। लिहाजा 29 तारीख की जो बैठक होगी वो अंतिम बैठक होगी। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और जेपीसी की आज की इस बैठक को लेकर के जगदम्बिका पाल का क्या कुछ कहना है वो एक बार आपको सुनाते हैं। उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो हैं उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। ये हमारी अंतिम बैठक थी। उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार। तो सीधे तौर पर 44 संशोधन थे, उनको स्वीकार किया गया और अब अगली बैठक होगी 29 तारीख को, 29 जनवरी को, जिस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। और साथ ही देखना यह होगा कि जब ये रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी तो इसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के जरिए, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में संसद में भी हंगामेदार तस्वीर सामने आ सकती है। नजर आएगी इस पर लगातार। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पर मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।